सो लास्ट क्लास में हमने साइक्लिक प्रोसेस, जनरल प्रोसेस, सीपी, सीवी ये सब पढ़ा था। मोलर हीट कैपेसिटी ध्यान है सबको, है ना? यस सीपी क्या होता यस। है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है। फॉर जनरल प्रोसेस हम कैसे निकालते हैं मोलर हीट कैपेसिटी? हमें पता है नेट हीट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। समझ में आया? सो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? एनसी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या होता है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। दोनों तरफ एन एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, निकाल लेगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये जनरल प्रोसेस की इक्वेशन गिवन है, हमसे पूछा फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस, है ना? और ये मोनोएटॉमिक गैस है। ये जो प्रोसेस हो रही है किस पर हो रही है? मोनोएटॉमिक गैस पर हो रही है। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है ये। हमें इस इक्वेशन, इस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलर हीट कैपेसिटी। ट्राई करो, कर रहे हो या मैं बताऊं? ट्राई करेंगे सर। हेलो, हाँ तो 2 मिनट। हुआ? नो सर। देखो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हीट सप्लाई क्या होता है?
डेल्टा यू प्लस वर्क डन, है ना। हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, एन सी डेल्टा टी। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता F/2 NR डेल्टा टी। है ना। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन सी वी डेल्टा टी, यस सर। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हाँ। F/2 NR, F/2 R क्या होता है, सी वी प्लस वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अभी निकालेंगे ये। तो यहाँ से सी का फॉर्मूला क्या आएगा, सी वी प्लस W/N डेल्टा टी। समझ में आया क्या, ये आएगा ना फॉर्मूला। अब वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फॉर जनरल प्रोसेस, क्या फॉर्मूला था, NR डेल्टा टी अपॉन 1 - N, ये फॉर्मूला था ना। यस सर। N क्या था इसमें, N जनरल प्रोसेस पीवी की पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है ना। तो ये N होता है, समझ में आया। तो हमें इसको पीवी की पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो पीवी की यहाँ से पावर T है। को एलिमिनेट करना पड़ेगा। T इज इक्वल टू क्या होगा, PV/NR। तो V² और T की पावर 4 मतलब PV/NR की पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया क्या। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, P की पावर 4 V की पावर 6 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया। यस सर। यस सर। सो पावर 1/4 पावर ले लेते दोनों साइड, तो ये बन जाएगा P की पावर 1 V की पावर 6/4 मतलब 3/2 इज इक्वल टू C। समझ में आया। यस सर। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो वर्क डन कितना आएगा, NR डेल्टा टी अपॉन 1 - 3/2। 1 - 3/2 इज -1/2। समझ में आया। तो ये कितना आएगा, -1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, -2 NR डेल्टा टी, ये वर्क डन आ गया। आया समझ में। यस सर। तो C इज इक्वल टू CV प्लस वर्क डन कितना है, माइनस का 2 NR डेल्टा टी अपॉन N डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, N से N कैंसिल। CV क्या होता है, F/2 R। F कितना है, मोनोटोमिक का कितना होता है, 3/2। तो ये बन जाएगा 3/2R -2R। समझ में आया। तो C कितना आया, -R/2 आया। ठीक है। लिख लिया। 1 मिनट।
हटा दूं? Done, sir. Now relation between CP, CV, गामा। देखो CP क्या होता है? F/2 + 1 × R, ये था ना CP। Yes, sir. और CV क्या था? F/2 F by R। 2R. इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन। तो CP/CV कितना आएगा? F/2 + 1 × R है ना, तो इसको मैं R को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो F/2 R + F/2 बचेगा, है ना, अपॉन में F/2 R। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस, सर F by 2R plus R होगा ना? देखो F/2 R + R अपॉन F/2 R। समझ में आया? Yes, अब sir. मैं डिवाइड करूंगा इसको, इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और इसमें करूंगा तो 1/F/2 आएगा, मतलब 2/F आएगा। ये आएगा ना? Yes, sir. और ये हमने पहले पढ़ा था, ये गामा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? गामा। सो गामा इज इक्वल टू क्या आया? CP/CV। समझ में आया? गामा क्या होता है? CP by CV. हाँ, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो होता है गामा, है ना। CP/CV 1 + 2/F आया, इसको क्या बोलते हैं? गामा। समझ में आया? अब इसके अलावा आपको और क्या क्या फॉर्मूले और याद रखना है? CV क्या होता है? F/2 × R, है ना। तो गामा की टर्म्स में मैं F/2 को क्या लिख सकता हूँ? गामा क्या होता है? 1 1 + plus 2 2/F, है ना। तो 2/F क्या होगा? गामा -1। तो F/2 क्या होगा? 1 1 अपॉन upon गामा। gamma Upon minus. gamma minus. तो CV का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F/2 की जगह मैं 1 अपॉन गामा -1 लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला भी काम में आता है, ठीक है। ऐसे CP क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ CV, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो गामा टाइम्स ऑफ CV कितना आया? R अपॉन गामा -1। तो ये CP का फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? लिखो Yes, सारे। sir. हो गया? No, sir. Done. Done.
Yes, sir. Now Cp, Cv and gamma for mixture of gas. Mixture of gases. पहले हम Cv का फॉर्मूला देखते हैं. Cv फॉर मिक्सचर. जैसे आपने दो या दो से ज्यादा गैस को मिक्स कर दिया. एक फर्स्ट वाली गैस का Cv है Cv1, दूसरी का है Cv2, है ना. मान लो फॉर एग्जांपल आपने दो गैस को मिक्स कर दिया. एक का है N1 मोल. फर्स्ट वाली गैस का कितना N1 मोल्स. और सेकंड वाली गैस के कितने मोल्स को मिक्स किया आपने N2 मोल्स को मिक्स किया. समझ में आया क्या. Yes, sir. अब देखो मिक्स करने से इनकी एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना. समझ में आया क्या. जितनी इसके पास एनर्जी है और जितनी इसके पास एनर्जी है. आया समझ में. Yes, sir. उतनी एनर्जी में मिक्स कर दूंगा तो दोनों के पास रहेगी. समझ में आया क्या. है ना. तो मान लो मैंने इनका टेम्परेचर T से T+dt बढ़ाया तो जो टोटल एनर्जी दोनों की होगी वो दोनों के सम के इक्वल होगी. होगी कि नहीं होगी. Yes, sir. या फिर आप ऐसे देख सकते हो. इसके पास मान लो एनर्जी है U1 और इसके पास एनर्जी है U2. आया सोच में. तो टोटल एनर्जी होगी वो U1 प्लस U2 के इक्वल होगी दोनों की मिक्सचर की. U1 को क्या लिख दूंगा मैं F/2 nRT, है ना. Yes, sir. F/2 nR. मान लो इसका टेम्परेचर दोनों का मैंने सेम रखा है. ठीक है. F/2 nRT. समझ में आया. या फिर NCVT ऐसे लिख सकता हूँ ना. F/2 R को क्या लिख सकता हूँ मैं CV1. आया समझ में. Yes, sir. तो क्या लिख दूंगा NCV1 इंटू T प्लस NCV2 इंटू T. N1 मोल है ना दोनों का. इसका N2 है अपॉन सॉरी इधर N1 प्लस N2 इंटू मान लो मिक्सचर का है CV इक्विवेलेंट इंटू T हो जाएगा. समझ में आया क्या. Yes, sir. है ना. टेम्परेचर सेम क्यों लिया क्योंकि फाइनली मिक्स करने के बाद टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही हो जाएगा ना. समझ में आया क्या. U का फॉर्मूला याद रखो आप. F/2 nRT होता है ना. F/2 इंटू R को क्या बोल सकते हैं TV. CV, है ना. और डेल्टा U का क्या होगा NCV डेल्टा T. समझ में आया. Yes, sir. सो फाइनली मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर इनका सबका सेम TT हो. तो ये फर्स्ट वाली की एनर्जी N1 CV1T. ये सेकंड वाली की टोटल एनर्जी N1 N2 CV2 इंटू T. इन दोनों की जो एनर्जी का सम होगा वो मान लो मिक्सचर ऑफ गैस है जिसका C इक्विवेलेंट ये है. तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं टोटल मोल N1 प्लस N2 हो गया मिक्सचर ऑफ गैस का. समझ में आया. उसका C हो गया CV इक्विवेलेंट इंटू T. समझ में आया क्या. Yes, sir. सो T से T कैंसिल हो जाएगा. सो CV इक्विवेलेंट कितना आएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2. ऐसे अगर और भी गैस है तो प्लस N3 CV3, है ना. Yes, अपॉन sir. N1 टोटल नंबर ऑफ मोल्स. समझ में आया. फॉर्मूला याद रखना है. क्या फॉर्मूला N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे सेकंड CP4 मिक्सचर तो वो भी ऐसे निकालेंगे हम. तो फाइनली वो फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा CP इक्विवेलेंट मिक्सचर का. वो आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 एंड सो ऑन. ठीक है. अपॉन N1 प्लस N2. ये CP इक्विवेलेंट का फॉर्मूला. थर्ड अब गामा फॉर मिक्सचर निकालना है.
सर सीपी इक्विवेलेंट कैसा है, उसमें तो यू यूज नहीं किया होगा ना। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया टी से दोनों का टी प्लस डी टी, है ना। यस सर। टी से टी प्लस डी टी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो फर्स्ट वाली को आपने मान लो हीट दी डी क्यू वन, सेकेंड वाले को आपने हीट दी डी क्यू टू, तो टोटल हीट कितनी दे दोगे आप, डी क्यू वन प्लस डी क्यू डी वन क्यू टू, प्लस डी क्यू टू। है ना। तो इसको क्या लिखोगे, एन सी पी डी टी एन वन प्लस एन टू। ओके समझा सर, समझ में आया, समझ गया। इसको क्या यस। लिखोगे, आया समझ में। एन वन सी पी वन हम्म, डी टी। हाँ तो उससे कैंसिल हो जाएगा, सब सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यस सर यस। गामा फॉर मिक्सचर, गामा फॉर मिक्सचर, देखो सीवी, सीवी का भी हमने फॉर्मूला निकाला था, आर अपॉन गामा माइनस वन। सीवी इक्विवेलेंट का निकाला, सीवी इक्विवेलेंट का क्या होगा, आर अपॉन गामा इक्विवेलेंट माइनस वन होगा क्या, गामा की टर्म्स में। या तो सीवी इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल लो, समझ में आया कि अगर आपको एन वन सीवी वन दोनों का दिया हुआ था, या फिर आपको अगर उस मिक्सचर का, जिसमें मान लो दो गैस है इस मिक्सचर में, उसका अगर आपको गामा इक्विवेलेंट पता है, तो आप ये वाले फॉर्मूले में गामा इक्विवेलेंट रख दो तो सीवी इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। समझ में आया क्या, यस सर। ये सीवी का फॉर्मूला है ना, इसी से मैंने लिखा है। सीवी क्या होता है, आर अपॉन गामा फॉर गैस माइनस वन। अब गैस का मिक्सचर है, तो आर अपॉन मिक्सचर का गामा इक्विवेलेंट लिखेंगे अपन। समझ में आया, तो उस मिक्सचर का सीवी इक्विवेलेंट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर दो गैस को हमने मिक्स किया सेम टेम्परेचर पे मान लो, तो एन वन प्लस एन टू इंटू सी वी इक्वलेंट, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। इंटू टी इज इक्वल टू एन वन सी वी वन इंटू टी प्लस एन टू सी वी टू इंटू टी। समझ में आया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब ये सी वी इक्वलेंट की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ, तो एन वन प्लस एन टू इंटू सी वी इक्वलेंट क्या बनेगा, आर अपॉन गामा इक्वलेंट माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू एन वन। सी वी वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सी वी वन क्या होगा, आर अपॉन गामा वन माइनस वन। समझ में आया, प्लस एन टू को क्या लिख यस सकता हूँ सर। मैं, आर अपॉन गामा टू माइनस वन एंड सो ऑन। समझ में आया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एन वन प्लस एन टू अपॉन गामा इक्वलेंट माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन वन अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस एन टू अपॉन गामा टू माइनस वन, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ में आया। तो अगर आपको जो गैस मिक्स की हुई है उनका नंबर ऑफ मोल्स और गामा गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला निकाल के गामा इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। समझ में आया। यस सर। देखो, सर गामा हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं ना। हमें पता है कि गामा सीपी बाय सीवी होता है, तो हाँ सीपी तो आप इक्विवेलेंट को सीवी सीपी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट कर लो, है ना। तो सीवी हाँ इक्विवेलेंट आप सर। ऐसे निकाल लो, सीपी इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लो। समझ में आया। तो गामा इक्विवेलेंट क्या आएगा, एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू अपॉन एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू। यस समझ में सर। आया, एन वन प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, हाँ। वैसे भी निकाल सकते। ओके सर। आपको ये सब वैल्यू गिवन होना चाहिए, फिर सी वी वन सी वी टू एन वन एन टू तो गिवन ही होगा, सी वी वन सी वी टू सी पी वन सी पी टू सब ये गिवन होना चाहिए। समझ में आया। अगर आपको ये गिवन नहीं है तो फिर आपको ये गिवन होगा गामा वन गामा टू, ठीक है। यस तो फिर सर। आप ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर ओके गामा वन सर। गामा टू से आप सी वी वन सी वी टू निकालो। समझ में आया, यहाँ गामा वन पुट करो सी वी वन आएगा, या गामा टू पुट करो सी वी टू आएगा, फिर उससे सी वी इक्विवेलेंट आएगा। समझ में आया।
ऐसे Yes, गामा sir. 1 गामा 2 से सीपी निकालो तो सीपी इक्विवेलेंट आएगा। आया समझ में? तो गामा इक्विवेलेंट Yes. क्या आ जाएगा फिर? सीपी इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट। Yes, sir. देख लिया? डन। Yes, sir. वो वाला मेथड भी लिख लेते हैं, जैसे आपको CV1 CV2 CP1 CP2 नहीं गिवन है, आपको गामा 1 गामा 2 गिवन है, तो CV1 क्या होगा? R अपॉन गामा 1 माइनस 1, है ना? CV2 क्या होगा? R अपॉन गामा 2 Gamma माइनस 2 1। minus 1. ऐसे CP1 क्या होगा? गामा 1 R अपॉन गामा 1 माइनस 1। ये होता है ना सीपी का फॉर्मूला। Yes, sir. सीपी गामा टाइम सीवी होता है। CP2 भी हाँ. क्या हो जाएगा? गामा टाइम सीवी हो जाएगा। तो गामा 2 R अपॉन गामा 2 माइनस 1। समझ में आया? Yes, sir. अब गामा इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो वो क्या होगा? सीपी इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट। समझ में आया? सीपी इक्विवेलेंट क्या आया था? N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, वो कैंसिल हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट क्या आया था? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। समझ में आया? Yes, हम्म। sir. और CP1 CP2 CV1 CV2 यहाँ से पुट कर देंगे। आया समझ में? Yes, sir. हम्म, डन। हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं। ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन।
ये हीटर लगा हुआ है, ये हीट दे रहा है स्लोली स्लोली। इस वाले कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस है, इस वाले में हीलियम गैस है, और ये सारी वॉल्स एडियाबेटिक है, सारी की सारी वॉल्स क्या है, इंक्लूडिंग पिस्टन एडियाबेटिक वॉल्स है। ठीक है। इनिशियली दोनों गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इक्वल था। दोनों का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या था, सेम था। समझ में आया? यस सर। अब ये जैसे जैसे हीट सप्लाई करेगा, तो बताओ पिस्टन किधर मूव होगा? राइट साइड राइट साइड हीलियम को मूव, कंप्रेस करेगा। है ना? क्योंकि जो हीट सप्लाई करेगा उससे कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बाकी वो ये वर्क डन करेगा। समझ में आया क्या? तो इसको कंप्रेस करेगा हीलियम को। सो हमसे बोला आफ्टर सम टाइम, ये जो हीलियम वाली गैस का वॉल्यूम है, आफ्टर सम टाइम ये हीलियम वाली गैस का वॉल्यूम हो गया V0/8 हो गया। कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इसका? V0/8। तो V0/8। हमें फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तीनों बताना है, इसका भी और इसका भी। इसका फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है, इसका आपको फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर बताना है हीलियम का, और इसके तीनों बताना है आपको फाइनल। समझ में आया क्या? यस सर। चलो मैं बताता हूँ। देखो, इसको सर हम बोल देते प्रेशर हैं, तो कांस्टेंट रहेगा, क्या बोल रहे हो? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना? किसका? H2 का। क्यों? वॉल्यूम बढ़ रहा है और हीट हम स्लोली स्लोली दे रहे हैं, तो प्रेशर जितना बढ़ेगा स्लोली देने में उतना कम हो जाएगा तो बाहर थोड़ी देर में। ओपन थोड़ना है। कांस्टेंट का मतलब क्या बोल देते हैं हम, कि बाहर के इक्वल रहेगा। तो बाहर कांस्टेंट रहता था तो अंदर भी कांस्टेंट रहता था। समझ में आया क्या? वो सिस्टम क्या था, या बाहर एटमोस्फियर था। समझ में आया? यस। तो ये इधर मूव तभी करेगा जब इधर का हल्का सा ज्यादा प्रेशर होगा। बट वो धीरे धीरे हम कर रहे थे, तो पिस्टन बिल्कुल धीरे धीरे मूव कर रहा था, तो हमने बोला था इक्वल है। तो अब लेकिन इधर एटमोस्फियर नहीं, इधर अब बंद कर दिया ना इधर, तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा ना। समझ में आया क्या? तभी तो इधर ओके मूव सर। करेगा। आप बोल रहे हो इधर का प्रेशर बढ़ रहा है बट इधर का नहीं बढ़ रहा है, तो इधर कैसे मूव करेगा फिर ये? समझ में आया हाँ। क्या? यस सर। देखो, सबसे पहले पता लगाओ, डायरेक्ट पहले से कुछ अज्यूम मत करो। सबसे पहले देखो, इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। इसमें कोई हीट, इसमें तो हीट आ रही है। देखो, इसमें तो हीट सप्लाई हो रही है, उससे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, और वर्क डन बाय गैस भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट ये वाली में तो कहीं से कोई हीट नहीं आ रही ना। हम्म। यस सर। इस वाले सिस्टम में कोई हीट एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं? इसको मान लेते हैं हम सिस्टम 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। तो जो सिस्टम 2 है, उसमें जो प्रोसेस हो रही है वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। इसका मतलब डेल्टा क्यू 0 है, तभी तो हमने बोला एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लगा सकते हैं इसमें। ये कौन सी गैस है? हीलियम। तो इसका गामा कितना होगा? 5/3। मोनोएटॉमिक का कितना होता है गामा? 5/3। तो इनिशियल प्रेशर कितना था इसका? P0। फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम कितना? V0 की पावर 5/3 इज इक्वल टू P फाइनल, है ना? V यस सर। फाइनल, V फाइनल कितना हो गया? V0/8। V0/8 की पावर 5/3। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? तो
पी फाइनल, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, पी नोट वी नोट की पावर 5/3। अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट वी नोट की पावर 5/3 से ये वी नोट की पावर 5/3 कैंसिल हो जाएगा, तो पी नोट इज इक्वल टू क्या बचेगा, पी एफ अपॉन 8 की पावर 5/3। समझ में आया? तो यस पी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ कि पावर 5/3 इंटू पी नोट, ऐसे लिख सकता हूँ ना, यस ये इधर आ गया। समझ में आया? तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32 32 पी नोट। तो इसका फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 32 पी नॉट। 32 पी नोट हो गया। समझ में आया क्या? है यस ना? अब अब आप बोल सकते हो कि पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है ना, बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, तो दोनों साइड का प्रेशर इक्वली होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जो सर। कंसेप्ट आपने बोला था ना कि इक्वल होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे उसको, दोनों साइड का इक्वल रहेगा यूं बोलेंगे। समझ में आया क्या? ओके सर। तो इधर का भी प्रेशर कितना हो गया होगा फाइनली? 32 पी नॉट। बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है ना पिस्टन, हमेशा इक्विलिब्रियम में। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. जितना इधर से फोर्स लग रहा होगा ना पिस्टन पर, उतना इधर से लग रहा है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। समझ में आया? मतलब फोर्सेस बैलेंस है, तो फोर्स इक्वल होए तो प्रेशर भी तो इक्वल ही होगा। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, since piston is moving slowly, pressure on both side will be same। समझ में आया? तो इसलिए हम इस प्रोसेस को आइसोबारिक नहीं बोल सकते हैं। आइसोबारिक कब बोलते हैं, अगर यहाँ एटमॉस्फेयर होता, ये ओपन होता, ये वाला रीजन क्या होता, ओपन होता, तो बोल सकते थे आइसोबारिक। समझ में आया? हम्म। यस सर Yes, समझ sir. गया। सिस्टम वन में प्रोसेस को आइसोबारिक क्यों नहीं बोल रहे हम, क्योंकि इधर का प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो इधर का भी बढ़ेगा। समझ में आया? अगर इधर यस ओपन होता सर। तो इधर कोई प्रेशर नहीं बढ़ता, इधर पी नोट रहता तो इधर भी हमेशा पी नोट रहता, और पिस्टन धीरे धीरे मूव करता। समझ में आया? हम्म। सो ये हमने इस सेकंड वाले सिस्टम का प्रेशर निकाल के एक तरह से फर्स्ट का भी निकाल लिया। आया समझ में? यस सर। सो हमने इसका क्या निकाल लिया, प्रेशर, इसका फाइनल वॉल्यूम पता ही है हमें, है ना? टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट से। समझ में आया क्या? क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये होती है ना। P1 क्या है, P नोट, V1 क्या है, V नोट, T1 क्या है, T नोट। समझ में आया? P2 क्या है, 32 P नोट। ये सिस्टम 2 ही चल रहा है अभी। आया समझ में? V2 कितना है, V0/8। समझ में आया? अपॉन T2। सो P नोट से P नोट कैंसिल, V नोट से V नोट कैंसिल, ठीक है, 8 से 4 टाइम्स। समझ में आया? तो T2 कितना आया, 4 T नोट। आया क्या समझ में? हम्म। Yes, sir. सो फाइनली इधर लिखता हूँ, यहाँ का वॉल्यूम है V0/8, प्रेशर है 32 P नोट, और टेम्परेचर है 4 T नोट। समझ में आया? ये समझ में आ गया तीनों चीज? Yes, sir. Yes, अब sir. सिस्टम वन की बात करते हैं। सिस्टम वन का, अब देखो टोटल वॉल्यूम था 2 V नोट, जब पिस्टन यहाँ था इधर का V नोट था, इधर का V नोट था, तो टोटल वॉल्यूम कितना था, 2 V नोट। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 V नोट माइनस V0/8, पूरे में से ये माइनस कर दो। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा, 15 V0/8। आया समझ में?
Yes, sir. प्रेशर दोनों तरफ सेम है 32 पी नोट, और टेम्परेचर इसका निकालना है सिस्टम 1 का। समझ में आया? तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा दो सिस्टम 1 में। P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। P1 कितना था? P नोट, V1 है V नोट, T1 है T नोट। फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 32 P नोट। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 15 V नोट by 8। समझ में आया? अपॉन फाइनल टेम्परेचर T2। P नोट से P नोट कैंसिल, V नोट से V नोट कैंसिल, 8 से 4 टाइम्स, तो T2 आएगा 60 T नोट। आया समझ में? यहाँ का टेम्परेचर बाद में कितना हो गया? 60 T नोट हो गया। समझ में आया क्या? लिखो। हो गया? I didn't use position. हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
डन। नाउ इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड हीट सप्लाइड बाय हीटर। हीट सप्लाइड बाय हीट वॉल्यूम यहां से पिस्टन यहां तक जाने पर, ठीक है, इस हीटर ने कितनी हीट सप्लाई की है वो हमें निकालना है। समझ में आया? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. सो ऑल्सो फाइंड हीट गिवन बाय हीटर। सो हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय गैस, ये होता है ना। तो हीटर किसको सप्लाई कर रहा है? सिस्टम 1 में। तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हम निकाल लेंगे, डेल्टा U। कैसे निकालेंगे? F/2 NR डेल्टा T। समझ में आया क्या? F Yes, ये sir. कौन सी Yes, गैस sir. है? हाइड्रोजन कौन सी गैस है? डायटोमिक। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो 5/2 NR, N नंबर ऑफ मोल्स N मान लेते हैं, ठीक है, इसमें गिवन है N मोल्स। इसके कितने हैं? N मोल्स, ठीक है। NR डेल्टा T। टेम्परेचर कितना बढ़ा? फाइनल कितना हो गया? 60 T नोट। इनिशियल कितना था? T नोट। तो कितना हुआ? 59। समझ में आया? इससे डेल्टा T आ जाएगा। 59 इंटू 5 कितना होगा? 295 है ना, बाई 2 NR T नोट। ये तो डेल्टा U आ गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब वर्क डन बाई गैस डिपेंड करता है प्रोसेस पे। किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस पे। तो हमें फर्स्ट की प्रोसेस की इक्वेशन नहीं पता। पता है क्या इसकी प्रोसेस की इक्वेशन? हमें नहीं पता है कौन सी प्रोसेस हो रही है। समझ में आया क्या? तीनों चेंज हो रहे हैं इसमें तो। आया समझ में? Yes, sir. इसमें जो आपने हीट सप्लाई की उसका कुछ पार्ट तो डेल्टा यू में जाएगा, कुछ पार्ट ये पिस्टन जो वर्क कर रहा है उसमें जाएगा, वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाई गैस इसमें जो प्रोसेस हो रही है इस सिस्टम में उस पर डिपेंड करता है ना वर्क डन बाई गैस तो। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो ये डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस, और वो प्रोसेस हमें नहीं पता। समझ में आया क्या? इन सिस्टम वन में जो प्रोसेस हो रही है उस पर डिपेंड करता है वर्क डन बाय सिस्टम 1। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ये Q1 हीट सप्लाई बाय 1 इज डेल्टा U बाय सिस्टम 1 इनटू वर्क डन बाय सिस्टम 1 प्लस वर्क डन बाय सिस्टम 1। समझ में आया? ये किस पर लगाई है मैंने? यहाँ पे दो सिस्टम है ना, तो मैंने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस में लगाया मैंने? हीट किस में सप्लाई हो रही है? सिस्टम 1 को हो रही है। समझ में आया क्या? सो हीट सप्लाई टू सिस्टम 1 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सिस्टम 1 प्लस वर्क डन बाय सिस्टम 1। तो इसकी प्रोसेस हमें नहीं पता। समझ में आया क्या? Yes, sir. बट हमें ये पता है कि जितना ये इस सेकंड वाले सिस्टम में प्रोसेस हो रही है एडियाबेटिक। कौन सी प्रोसेस हो रही है सेकंड वाले में? एडियाबेटिक। और इसको एनर्जी कौन दे रहा है? इस सिस्टम में एनर्जी कहाँ से आ रही है? इस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये पिस्टन वर्क कर रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. सो जितना इस पिस्टन ने इस सिस्टम पे वर्क किया होगा उतनी एनर्जी इसको मिली। समझ में आया? Yes, sir. सो मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्क डन बाय सिस्टम 1 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम 2। ऐसे बोल सकता हूँ ना? हम्म। Yes. इस पिस्टन ने जो भी वर्क किया, मान लो 100 जूल का वर्क किया, तो वो एनर्जी इसी को तो मिली है। समझ में आया?
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट, सिस्टम 2 की F/2 NR डेल्टा T। समझ में आया? Yes, sir. अब सिस्टम 2 में कौन सी वाली गैस है? हीलियम। हीलियम क्या है? मोनोएटॉमिक। तो 3/2 NR डेल्टा T। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ इसमें? 4 T0 से T0 तक। समझ में आया? T0 से 4 T0। तो क्या आंसर आएगा इसका? 3 into 3 9/2 NR T0। ये आ गया ना वर्क डन बाय सिस्टम 1। समझ में आया? Yes, sir. तो ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो Q1 आ जाएगा। समझ में आया? इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी थी? ये वाली, कि जो फर्स्ट वाले ने जो वर्क डन किया होगा वही तो सेकंड, उसी से तो सेकंड वाले की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। तो सेकंड वाले की कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है वो निकाल लो, वही वर्क डन किया है फर्स्ट ने। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड में अलग से तो हमने कोई हीट सप्लाई की नहीं है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कौन बढ़ा रहा है? वो पिस्टन ही तो बढ़ा रहा है। हो गया? नो सर। डन। एक क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस पे करते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका प्रेशर वॉल्यूम कर्व गिवन है में। ये है V0, ये है 2V0, ये है P0, ये है 2P0। ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है A पॉइंट से, ये B, ये C, ये D, फिर A से B, B से C, C से D, D से A। ठीक है?
हमसे पूछा इसका फाइंड इफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसकी इफिशिएंसी बताना है। इफिशिएंसी क्या होता है, देखो बच्चों, हर साइकिल में हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं, उसके बदले में हमें आउटपुट में एनर्जी मिलती है, वर्क डन मिलता है। क्या मिलता है? इफिशिएंसी क्या होता है? वर्क Work. डन। वर्क डन बाय साइकिल, ठीक है, अपॉन हीट गिवन इनटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। समझ में आया? ये एफिशिएंसी होता है, ठीक है। सो हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो वर्क डन का तो सिंपल सा तरीका है कि इसका एरिया निकाल लो। समझ में आया क्या? ये कितना है? वी नोट। ये कितना है? पी नोट, सॉरी पी नोट। तो वर्क डन कितना होगा? पी नोट इंटू वी नोट। समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो हमें यहाँ ए, जहां से साइकिल स्टार्ट हो रही है वहां का हमें प्रेशर गिवन है पी नोट, वॉल्यूम गिवन है वी नोट, टेम्परेचर गिवन है टी नोट। समझ में आया? तो हमें वर्क डन निकाले, हमें हीट गिवन निकालना है, ठीक है। सो हीट सप्लाई तो ईच प्रोसेस का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। हीट सप्लाई तो वो क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। समझ में आया क्या? सभी प्रोसेस का यस अलग अलग सर। निकालना पड़ेगा ना। अब वर्क डन निकालने के लिए आपको हर जगह का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब पता होना चाहिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए भी आपको जैसे ए से बी तक की चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है मुझे, डेल्टा यू। तो यहाँ का टेम्परेचर पता होना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. देखो हीट सप्लाई, हीट गिवन मतलब हीट सप्लाई निकालने के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो आपको डेल्टा यू भी निकालना है, डब्ल्यू भी निकालना है। तो डेल्टा यू क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। तो डेल्टा टी निकालने के लिए आपको हर पॉइंट के टेम्परेचर पता होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सो वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मिल जाएंगे सारे सारे पॉइंट के टेम्परेचर। देखो बी पॉइंट पर आते हैं अपन। बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है? डबल हो गया, 2 पी नोट हो गया। बी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? वी नोट। वॉल्यूम तो वही ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है। यस सर। आइसोकोरिक प्रोसेस में वी कांस्टेंट होता है, तो पी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। तो प्रेशर अगर 2 टाइम्स हो गया तो टेम्परेचर भी 2 टाइम्स हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 2 टी नोट। समझ में आया क्या? इसको मैं ऊपर लिख यस देता सर। हूँ। बी पॉइंट के सारे पैरामीटर्स लिख देता हूँ मैं। प्रेशर 2 पी नोट है, वॉल्यूम वी नोट है, टेम्परेचर 2 टी नोट है। बोलो समझ में आया? यस सर। अब बी से सी की तरफ अपन जा रहे हैं। बताओ कौन सी प्रोसेस हो रही है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ का प्रेशर कितना लिख दूं मैं? 2 पी नोट। समझ में आया? वॉल्यूम आपको गिवन है यहाँ का 2 वी नोट। समझ में आया? आइसोबैरिक प्रोसेस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो वॉल्यूम B पर वी नोट था, यहाँ पर 2 वी नोट हो गया, डबल हो गया ये। तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा ना। यस सर। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर? 2 T0। 2 T नोट तो पहले से ही है ना यहाँ पर B पर। 4 T0 हो जाएगा। 4 T नोट हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? C पर यस। टेम्परेचर कितना है? 4 T0। हाँ। C से D, आइसोकोरिक प्रोसेस। C से D आइसोकोरिक, वॉल्यूम आइसोबैरिक। कांस्टेंट है फिर से। समझ में आया? तो C से D तक, D पर लिखते हैं अपन। D पर प्रेशर कितना है? P0। P0। वॉल्यूम कितना है? 2 V0। तो प्रेशर आधा हो गया, हाफ हो गया, तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा ना। यस सर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 T0। 2 P0.
तो अगर आपको एक जगह का पता है तो आप ऐसे सारे जगहों के निकाल सकते हो। अगर आपको प्रोसेस पता है तो कैसे निकाला मैंने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाला। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हम्म। चलो इसको अब तो प्रोसेस वाइज करते एफिशिएंसी को कैसे बनाया आपने उसके सिंबल को? हैं। ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है। एन बना के नीचे से कर्व कर हाँ देना बस। ग्रीक लेटर है। हाँ ओके सर। एक काम करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को अब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और हर प्रोसेस को अपन एक कॉलम में लिख देंगे और सभी प्रोसेस का अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट सप्लाई निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन, ये हीट सप्लाई। सो फर्स्ट प्रोसेस ए से बी की, इसमें हम लिखेंगे डेल्टा यू, इसमें हम लिखेंगे वर्क डन, इसमें हम लिखेंगे हीट सप्लाई क्यू। वो होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। समझ में आया क्या? यस सर। तो ए से बी तक मुझे बताओ, ए से बी तक डेल्टा यू कितना होगा? ये गैस मान लो मोनोटोमिक गैस है, क्वेश्चन में गिवन है। कौन सी गैस है? मोनोटोनिक। और इसके एन मोल्स है। कितने? And एन मोल्स। सो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी, है ना। सो वी मोनोटोमिक है बाय टू एन तो आर टी नॉट। हाँ F की जगह 3 लिख देंगे इसमें, सब जगह मोनोटोमिक है तो, ठीक है। सो 3/2 NR डेल्टा टी कितना है? ए से बी तक टी नोट से 2 टी नोट हो गया। समझ में आया? यस सर। तो 2 टी नोट माइनस टी नोट करेंगे तो टी नोट आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। वर्क डन ए से बी तक आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। तो हीट सप्लाइड कितना होगा? इसको मान लेते हैं, बोल देते हैं Q1। ये होगा 3/2 NR T नोट। दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया? आया समझ यस में? सर तो समझा। इस वाले में Q1 हीट मिली है, इसमें Q2 हीट मिलेगी। समझ में आया? Q1 Q2। बी से सी का निकालते हैं। बी से सी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जीरो। क्यों? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा ना, एक भी आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है चेंज इन इंटरनल 0। समझ में आया? ओके सर। तो कितना होगा? 3/2 NR टू 4 T टी नोट नॉट। माइनस 2 T नोट इंटू 2 T नोट। समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल। आया समझ में? यस सर। तो कितना आएगा? 3 NR T नोट। वर्क डन, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक। तो इसका वर्क डन, इसका नीचे का एरिया अंडर कर्व होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कांस्टेंट आ कितनी है? जाएगा। V0 इंटू ये कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 P टू पी नोट है ना। नॉट। 2 P नोट V0। समझ में आया? वर्क डन कितना होगा? 2 P टू नोट पी वी नॉट वी नोट। नॉट। P नोट V नोट को मैं NR T नोट लिख सकता हूँ। यस सर। P नोट V नोट इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल ए पॉइंट पर देखो, P नोट V नोट इज इक्वल टू NR T नोट। ये बनेगा ना ए पॉइंट पर। समझ में यस आया? सर। टेम्परेचर के टर्म्स में ला रहे हैं अपन सारी चीजें, ताकि लास्ट में सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? आया समझ में? यस सर। हम्म।
देन हीट सप्लाइड, कौन सी प्रोसेस है? प्रोसेस आप हीट सप्लाई तो ये निकाल देना आपने, तो कितना आएगा? Q2, 5 nr2 T naught. हाँ 5 nRT नोट आएगा, 3 + 2 5 nRT नोट। समझ में आया? Yes sir. C से D, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/2 nR 2 T naught. 2 T नोट माइनस 4 T नोट। टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो नेगेटिव में आएगा ये। समझ में आया? Yes sir. तो यहाँ माइनस लगा दूं आगे, हाँ माइनस 2 T नोट, 2 से 2 कैंसिल। आए सोच में? आए सोच में? Yes, sir. yes sir. वर्क डन 0, तो हीट सप्लाइड कितना आएगा? माइनस का, -3 तो nr Q3 T बोल रहा हूँ, -3 nRT नोट। समझ में आया? माइनस का मतलब क्या है? हीट सप्लाई नहीं हुई है, हीट रिजेक्ट हुई है। इसको क्या बोलेंगे हम? हीट heat रिजेक्ट। rejected. ये लॉस हो गया, मतलब लॉस्ट। समझ में आया? हमने जो इसमें से ये जो हीट दी ना अभी तक, उसमें से इतनी तो कोई काम की नहीं आई, ये कोई काम की नहीं है, नो यूज। समझ में आया? ये हीट कहाँ से मिल रही है? जो साइकिल होती है, ये जनरली कोई फ्यूल होता है उसमें भी ये साइकिल होती है, तो फ्यूल से ये हीट सप्लाई होती है। जैसे इस क्वेश्चन में हीटर से हो रही थी। समझ में आया क्या? आया समझ में? ये हीट Yes sir. सप्लाई कौन कर रहा है? कोई ना कोई फ्यूल, जैसे पेट्रोल का इंजन है तो पेट्रोल के थ्रू हीट सप्लाई हो रही है। समझ में आया? उसमें जो एनर्जी, सो ये तो इनपुट है। ये दोनों क्या है? ये इनपुट में गिवन है, हमें हीट गिवन। समझ में आया? जब हम कोई एनर्जी देते हैं, इनपुट में जब मैं कोई एनर्जी देता हूँ तो उससे मुझे वर्क डन मिलता है, प्लस कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं लॉस। समझ में आया क्या? आया समझ में? ऐसा नहीं होता है कि आपने yes जितनी sir. एनर्जी दी इनपुट में वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 100% इफिशियंसी नहीं होती है। समझ में आया क्या? कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। आया समझ में? yes sir. तो वो Q3 में जो हो रहा है ना, वो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो इसको मैं एरो से बना रहा हूँ, Q3 बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ मतलब मिल रही है, और ये रिजेक्ट हो रही है इस वाली प्रोसेस में। समझ में आया? yes sir. देन लास्ट, D से A, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/2 nR। अब फाइनल टेम्परेचर है T नोट, -T naught. T नोट -2 T नोट, तो ये आएगा -T नोट। समझ में आया? yes sir. है ना? अब आप इन सबको ऐड कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल 0 आएगा इन सबका। टोटल क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हमने पहले भी लिखा था, डेल्टा U 0 होता है, लिखा था ना। इनिशियल टेम्परेचर भी T Yes. नोट, और फिर घूम के वापस ये आ गए तो फाइनल टेम्परेचर भी T नोट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया। समझ में आया? Yes, sir. yes sir. अब D से A में वर्क डन, वर्क डन कौन सा होगा? ये वाला, है ना? बट यहाँ पे yes V sir. फाइनल छोटा, V इनिशियल बड़ा है, तो कितना आएगा? P नोट इंटू V नोट नेगेटिव में आएगा। समझ में आया क्या? yes sir. minus हम्म P naught V naught आएगा ना? हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं -nRT नोट। है समझ में? yes sir. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, इसमें कंप्रेशन हो रहा है ना, मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है। समझ में आया? yes sir. तो इसलिए नेगेटिव है। ठीक है? अगर आपको ऐसे एरो से समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट
ऐसे भी निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन पी डीवी होता है, पी कांस्टेंट है, पी कितना है, पी नॉट डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल, है ना। तो पी नॉट डीवी का इंटीग्रेशन आएगा वी, लिमिट लगाओगे, इनिशियल कितना है 2 वी नॉट से, 2 फाइनल V0. कितना है वी नॉट। समझ में आया, आया सोच में। Yes sir. तो वही आंसर आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद। हटा दूं ये? Please wait. हाँ सर वो हटा दीजिए. अभी रुको, अभी ये पूरा होने दो। अब हीट सप्लाई Q4 कितना आएगा ये, -3/2 -1 -5/2 आएगा। Yes sir. ये भी नेगेटिव, मतलब कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही, इसमें हीट बाहर निकल रही है ना। हमें आउटपुट में हीट नहीं चाहिए होती है, हमें आउटपुट में वर्क चाहिए होता है। समझ में आया, आउटपुट में हमें क्या चाहिए होता है, वर्क। आउटपुट में अगर वो हीट मिल रही है तो वो रिजेक्ट हो रही है। समझ में आया, ये Q4 हमारे कोई काम का नहीं है, Q3 और Q4 हमारे कोई काम का नहीं है। समझ में आया। Yes sir. दिस इज ऑल्सो हीट रिजेक्ट, लॉस्ट, हीट लॉस। अब देखो नेट वर्क डन कितना होगा, 2 nRT नोट माइनस nRT नोट, मतलब nRT नोट हुआ, या फिर 2 P नोट V नोट माइनस P नोट V नोट। तो P नोट V नोट तो हमने पहले ही बता दिया था ना, इसका एरिया कितना आया था, P नोट V नोट आया था ना। समझ में आया, Yes sir. ये नेट वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट में क्या लेते हैं Work हम, done. वर्क डन बाय साइकिल, है ना, अपॉन हीट गिवन। तो हीट गिवन वर्क डन तो कितना आया, NRT. nRT नोट, और हीट गिवन कितना आया, निकाल लो हीट गिवन। हीट गिवन कौन सा है, Q1 प्लस Q2 है ना। सर हाँ, हीट गिवन मतलब ये हीट गिवन आउट बाय गैस है या फिर हीट गिवन बाय हीट अस? गिवन, हीट गिवन टू दिस साइकिल, ओके ओके. हीट सप्लाइड। ये तो हीट रिजेक्ट है ना Q3 Q4, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं मिलती है, तो सराउंडिंग में लॉस हो जाती है Q3 Q4 तो। समझ में ओके आया, सर. हाँ. ये रिजेक्टेड हीट है, हमें जो मिलता है वो तो वर्क मिलता है, हमें ये मिलेगा। आया समझ में, ओके सर. हमें जो यस. एनर्जी मिलती है वो वर्क के फॉर्म में मिलती है, हीट के फॉर्म में जो बाहर निकलता है वो तो सराउंडिंग में जाता है। समझ में आया। यस सर. तो हीट के फॉर्म में ये निकल रहा है, ठीक है। ओके सर. सो Q1 Q2 हमने सप्लाई की है, Q3 Q4 निकल गई है, रिजेक्ट हो गई है, और बचा हुआ वर्क वर्क बन गया है। समझ में आया क्या, यस सर. इस Q1 Q2 को ऐड करो, उसमें से ये माइनस करो तो ये बचेगा फिर। समझ में आया क्या, वर्क, ठीक है। सो पहले तो Q1 Q2 ऐड करो, ये कितना आएगा 5 + 3/2 कितना आएगा 13/2 NRT नॉट. 13/2 nRT नोट, ठीक है। समझ में आया क्या, यस सर. तो यहाँ पे लिख दो नीचे 13/2 nRT नोट, nRT नोट से nRT नोट कैंसिल, तो ये कितना आएगा 200/13. 200/13, ये नियरली आएगा 15.38%। इतनी कम परसेंट इफिशियंसी आ रही है, मतलब आप अगर 100 जूल की एनर्जी दोगे ना, 100 जूल की, तो उसका सिर्फ इतना परसेंट ही वर्क मिलेगा आपको, बाकी सब तो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, इतना से मिलता है बस वर्क डन? यस। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग बहुत सारी साइकिल आ गई है, ठीक है। वो सब आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप मैकेनिकल वगैरह लेते हो तो। इस साइकिल की इफिशियंसी इतनी कम है, देखो हम एक और साइकिल पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल, उसकी इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर. ऐसे बहुत सारी साइकिल होती है, रैंकाइन साइकिल, एटकिंसन साइकिल, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना। उसके लिए हायर मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग चाहिए होती है।
ठीक है, लिखो इसको। समझ में आया क्वेश्चन? तो अगली यस बार से सर। ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो इसकी जगह मान लो ग्राफ आपको ऐसा दे देते हैं, 3 प्रोसेस का, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी ऐसे, तो क्या इसका निकाल लोगे आप इफिशिएंसी? यस सर। है ना? या फिर ऐसा दे देते हैं, ये आइसोथर्मल, ए से बी आइसोकोरिक, बी से सी आइसोथर्मल, सी से ए आइसोबारिक। समझ में आया? तो यस ऐसे सर। क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन हीट गिवन। तो वर्क डन निकालने का तरीका तो क्या, डायरेक्ट एरिया निकाल लो, है ना? समझ में आया? अगर ऐसा ग्राफ है तो उसका एरिया निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर इसका वर्क डन ऐसे निकालते हैं ना, एन आर टी एल एन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। याद है सब कुछ? Yes, sir. तो इसका एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, फिर माइनस ये वाला करना पड़ेगा, इसका तो ये आएगा, माइनस फिर इसका आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो नेटवर्क डन आ जाएगा वैसे क्वेश्चन में। समझ में आया? अपॉन हीट गिवन। हीट गिवन कैसे निकालते हैं? डेल्टा यू निकालो, वर्क डन निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो हीट सप्लाई आ जाएगा। जिन जिन में हीट सप्लाई पॉजिटिव है वो हम दे रहे हैं, और जिनमें नेगेटिव है वो रिजेक्ट हो रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो। हो गया?
Done, sir. सो बेसिकली ये जो साइकिल्स होती है ये हीट इंजन साइकिल्स बोलते हैं इनको। हीट इंजन क्या होता है देखो, जैसे ये हीट इंजन है, ये सोर्स है, सोर्स से हीट इंजन को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, हीट सप्लाई। मान लो Q1 इसको हीट मिली, ठीक है। हीट इंजन क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन क्या करता है? हीट को वर्क में करना। हीट इंजन जो होता है ये कन्वर्ट करता है हीट इनटू वर्क, ठीक है। सो इसको Q1 हीट मिली, है ना। मान लो इसने से इसमें Q2 रिजेक्ट कर दी। Q2 क्या कर दी? रिजेक्ट। सो किस में करते हैं? सराउंडिंग में। उसको हम बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं? सिंक। सिंक मतलब ये रिजेक्टेड, ये जो हीट है ये क्या हो गई? रिजेक्टेड। और ये क्या है? सप्लाई हुई थी। Q1 हीट सप्लाई हुई थी, उसमें से Q2 रिजेक्ट कर दी, तो जो बची हुई है वो वर्क डन होगा। कितनी बची है? Q1 में से Q2 रिजेक्ट हो गई, तो समझ में आया क्या? हम्म, ये क्या है? Yes, sir. वर्क डन। समझ में आया? सो वर्क डन कितना आया? Q1 माइनस Q2। आया सोच में? आया सोच में? Yes, sir. Yes, मान sir. लो 100 जूल सप्लाई की, 80 जूल रिजेक्ट हुई, तो वर्क डन कितना हुआ? 100 माइनस 80, 20 जूल। तो एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन हीट सप्लाई, हीट गिवन, ये होती है ना, इनटू 100। समझ में आया? तो वर्क कितना हुआ? Q1 माइनस Q2 अपॉन हीट कितनी दी? Q1 इंटू 100। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आपको तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फिलहाल। समझ में आया? दिस इज हीट इंजन, लिख लो इसको। ठीक है। यहाँ इसको हम टेम्परेचर की टर्म्स में भी लेके आएंगे अभी। सोर्स का टेम्परेचर मैं लिख रहा हूँ अभी T1, और सिंक का लिख रहा हूँ T2। सिंक बेसिकली सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। समझ में आया? सिंक बेसिकली किसका टेम्परेचर होता है? Surrounding. जिसमें हीट रिजेक्ट हो रही है। और सोर्स का टेम्परेचर ये हाई होता है, क्योंकि यहाँ से हीट सप्लाई हो रही है ना, तो ये टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। T1 जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है वो सिंक से क्या होता है? जनरली हाई होता है। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया? नो सर।
डन। हटा दूं? Yes, sir. नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली। इस पर दो तरह की साइकिल्स इस पर बेस्ड होती है। फर्स्ट जो अभी हमने देखी हीट इंजन साइकिल, कौन सी वाली, जिसमें हीट से वर्क कन्वर्ट होता है। ट्रांसफॉर्म हीट टू वर्क, ठीक है। और एक होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल। कौन सी साइकिल? रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, जैसे हमारे घर में रहते हैं ना रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या करते हैं हम, टेम्परेचर कम करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, Yes, sir. आपने देखा होगा इसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम रहता है ना। तो इसकी हीट निकाल के हम बाहर हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ज्यादा है, सराउंड, समझ में आया क्या। सो ये लो Yes, sir. टेम्परेचर है, ये क्या है, लो टेम्परेचर। तो यहाँ से हीट निकाल के हम हायर टेम्परेचर में लेके जाते हैं। जनरली तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, Air to low. हायर टू लोअर की तरफ फ्लो होती है। बट हम लो से हाई हीट को फ्लो करवाते हैं, यहाँ से हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, समझ में आया। कोल्डर रीजन से और हॉटर रीजन में जाके सिंक में ट्रांसफर करते हैं, समझ में आया क्या। बट उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी साइकिल को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम cold regions to hot regions, cold regions to hot regions, समझ में आया। सो अब इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। 100% का मतलब क्या है कि अगर आप किसी हीट इंजन को हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो हीट रिजेक्ट होगी ही सही उसमें, समझ में आया क्या, आया समझ में। Yes, sir. किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हीट इंजन की कुछ ना कुछ तो हीट रिजेक्ट होगी सही, मतलब इफिशिएंसी 100% तो हो ही नहीं सकती। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म 100% हीट इनटू वर्क। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म 100% हीट इनटू वर्क, समझ में आया। मीन्स एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, हीट इंजन कैन नॉट बी इक्वल टू 100%, समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड Yes, sir. स्टेटमेंट क्या बोलता है। अच्छा, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, ये भी लिख लेते हैं। केल्विन
Planck statement. ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म 100% हीट टू वर्क। मतलब कुछ ना कुछ तो हीट रिजेक्ट होगी ही, सही समझ में आया? यस सर। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? कि जब हम, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में स्टेटमेंट, कि जब हम कोल्ड रीजन से हॉट रीजन पर हीट को ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा हम कोई एक्सटर्नल वर्क करके ही कर सकते हैं। विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें भी पता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। यहाँ से यहाँ तक हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, हीट अपने आप फ्लो हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं होगी? Yes, sir. है ना? Yes, sir. बट अगर कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन में अगर आपको हीट फ्लो करवाना है तो आपको कोई वर्क, एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मान लो आपके रूम को ठंडा करना है आपको बाहर के कंपेयर में, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके रूम ठंडा होगा। समझ में आया? फ्री में नहीं हो जाएगा अपने आप। आया सोच में? सो Yes, sir. इट इज impossible to transfer heat from colder region to hotter region without doing external work. Without doing external work. समझ में आए? लिखो। लिख लिया? Yes, sir. समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों साइकिल को और पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन को भी पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय Thank सर। you, sir. हैव अ नाइस इवनिंग सर। वेलकम।